एक नगर में सुशीला नाम की औरत अपनी 2 बेटियों सीमा और राधा के साथ रहती थी। सुशीला का पति दूर किसी शहर में नौकरी के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। शुरू में तो वो घर खर्च के पैसे भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वो भी बंद कर दिया। सुशीला ने उसे बहुत खत लिखे, लेकिन उसने किसी खत का कोई जवाब नहीं भेजा, ना ही वो स्वयं वापस आया। सुशीला के लिए बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। 2 बेटियों को कैसे संभालूंगी? माँ, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ है ना। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं, तो तुम क्यों घबरा रही हो? देखना, पिताजी एक दिन अवश्य वापस आएंगे। मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों के जीवन की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी शादी कैसे होगा सब? माँ, तुम चिंता मत करो, मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है और परीक्षा के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़े पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी मदद हो जाएगी और हम दोनों मिलकर राधा की पढ़ाई जारी रखेंगे। माँ, अपनी बेटियों की बातें सुनकर सुशीला को कुछ हिम्मत मिली। घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला मजदूरी का काम करती और उसकी बेटियां सुबह विद्यालय जाती और दोपहर में विद्यालय से वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती। सुशीला रात को थककर आती तो दोनों बेटियां उसका पूरा ध्यान रखती। वो उसके लिए खाना पकाकर रखती और उसे घर का कोई काम न करने देती। सीमा की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी और अब सीमा भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उसे ट्यूशन के जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती। सीमा के पैसे कमाने से सुशीला का बोझ कुछ हल्का हो गया था। सीमा ने 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से उसे विद्यालय से स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा विद्यालय से ही मिल जाता है। इधर सुशीला की छोटी बेटी राधा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो भी अपनी बहन की तरह कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करती थी। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी होती कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिखकर एक दिन बहुत आगे जाएंगी। एक दिन अचानक एक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है। दुकानें, दफ्तर, विद्यालय, सब जगह ताला लग जाता है। सरकार के आदेश पर लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सुशीला का भी काम बंद हो जाता है और घर में रखे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में रखे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर क्या होगा? सीमा और राधा भी गहन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। एक दिन सीमा और राधा बाजार से सब्जी खरीदने जाती हैं। सरकार के आदेश के अनुसार केवल जरूरी चीजों की दुकानें एक निश्चित समय तक खोलने का आदेश था। सीमा और राधा उस समय में ही बाजार से सब्जी और अन्य जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो दुकान पर सामान लेने के लिए खड़ी होती है, उसी समय टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा होता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। सीमा देखती है सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सीमा और राधा ने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था, क्योंकि उनके पास मास्क नहीं थे। सीमा बाजार से एक मास्क भी खरीदती है और घर आकर, देखो माँ, मैं ये मास्क लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने तो अपने मुंह पर दुपट्टा बांध ही रखा था ना। और फिर तुम लोगों को कौन सा रोज रोज बाहर जाना है जो तुम्हें इस मास्क की जरूरत हो? नहीं माँ, मैं ये मास्क अपने लिए नहीं लाई, बल्कि मास्क बनाना सीखने के लिए लाई हूँ। क्या मतलब? माँ, आज जब हम दुकान पर सामान लेने खड़ी थी, तभी मैंने वहाँ टेलीविजन पर अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के समय हम इस तरह के मास्क बनाकर बेचना शुरू करें। इस समय लोगों को इनकी बहुत जरूरत है। लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और वे लोग
घर में रखे सामान की मदद से ही मास्क बनाना शुरू कर देती है। सीमा और राधा वो बने हुए मास्क बाजार में खुली कुछ दुकानों पर बेचने लगती हैं और जल्दी ही उनका मास्क बनाने का काम अच्छा चलने लगता है। लोग उनसे घर आकर मास्क खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। वक्त बीतता गया। सीमा और राधा अब बड़ी हो गई थी। सीमा मन लगाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए तैयारी करने लगती है और राधा एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक पर सहायक का काम करने लगती है। राधा बहुत लगन और मेहनत से डॉक्टर के साथ काम करती है कि डॉक्टर भी उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करने लगती है। एक दिन सीमा खुश होते हुए घर आती है और सुशीला को गले लगा लेती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब मेरी बात सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अरे झूमूंगी तो तब जब तू बताएगी कि बात क्या है। माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मुझे शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आपकी बेटी घर संभालेगी। सच? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लेकिन अभी राधा को भी डॉक्टर बनाना है, तो मेहनत तो अभी मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है। नहीं माँ, अब आपको सिर्फ आराम करना है। बहुत मेहनत कर ली आपने। मतलब? माँ, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ वे मेरी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित है और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दी है। अब मेरी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं होगा माँ, और जल्दी ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी सफल बना दी। आज मेरी बड़ी बेटी सीमा को सरकारी नौकरी मिल गई और राधा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलवा दी। तीनों भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं। ये गोबर का चूल्हा तो जादुई निकला। इससे तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो गई। कहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे और आज हम जादुई गोबर के चूल्हे की वजह से दूसरों को भी खाना बांटने के लायक हो गए। ये सब तेरी ईमानदारी और नेक दिली का नतीजा है। माँ, हम तो बस वही कर रहे हैं जो ये जादुई गोबर का चूल्हा हमसे करा रहा है। आखिर हम होते कौन हैं अपनी मर्जी से करने वाले। बात उन दिनों की है जब ममता अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। दिवाली का समय था और घर में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं था। एक कटोरी चावल पकाने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा था कि ये पकेगा कैसे और दिवाली मनेगी तो कैसे। आज दिवाली है और घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी चावल है, पर उसे भी खा नहीं सकते क्योंकि पकाने के लिए ईंधन नहीं है। माँ, मैं पड़ोस में से मांग कर लाती हूँ। क्या पता पड़ोसी कुछ मदद कर दे। पड़ोसी? नाम के पड़ोसी है, तुझे नहीं पता उनके घर इतनी सारी गाय है, पर मजाल है कि एक लोटा दूध भी दे दे। उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। और तो कोई चारा है भी नहीं, दूध मांग कर ले आते हैं। क्या पता दिवाली की वजह से दे दे। अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो जा ले आ। पिंकी पड़ोस में रहने वाले किशन पाल के घर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गाय बंधी होती है। किशन पाल दूध का व्यापार किया करता था, पर था बहुत कंजूस। अंकल, मेरे घर पर ईंधन खत्म हो गया है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है। थोड़ा सा दूध दे दो ताकि जो घर पर चावल है उसे खीर बन जाए। खीर बनाएगी? दूध की शक्ल भी देखी है तुम लोगों ने और खीर खाने का शौक रखते हो। आज दिवाली है ना, इसलिए खीर बनाने का विचार किया। मेरे पास कोई दूध का भंडार नहीं है। मेहनत करता हूँ तभी दूध बेचता हूँ, फ्री का नहीं है, समझी? अंकल, मेरी भी दिवाली बन जाएगी और तो कुछ है नहीं। एक काम कर, कुछ मेहनत का काम कर तो मैं सोचूं। मुझे क्या करना होगा? गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, एक काम कर, इसको फेंका। अगर आप दूध नहीं दे सकते तो ये गोबर ही दे दो। इनसे मैं उपले बना लूंगी, जिससे घर में ईंधन तैयार हो जाएगा। गोबर मेरे किस काम का है? ये गोबर ले जा, मेरे यहाँ से तो सफाई ही हो जाएगी। पिंकी वहाँ से गोबर उठा ले आती है
और घर में उनके उपले बना लेती है। थोड़ा सा गोबर बचा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे क्या कर रही है? दूध तो मिला नहीं, गोबर मिला है, उन्हीं से उपले बना रही हूँ। कम से कम चूल्हा तो जलेगा। पिंकी जरा सा गोबर बचा लियो, चूल्हा टूट गया है, नया चूल्हा बनाना पड़ेगा, इस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है माँ, मैं नया चूल्हा बना देती हूँ। पिंकी उस गोबर से नया चूल्हा बना देती है। जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर चावलों को पकाने के लिए रख देती है और सोचती है कि आज दिवाली है और हमें आज भी सूखे चावल खाने को मिलेंगे। सबको उपहार मिलते हैं और मुझे गोबर मिला है। वो जैसे जैसे सोचती रहती है वैसे वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो पतीला उठाकर देखती है तो उसमें खीर बनी हुई होती है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और माँ को आवाज देती है, माँ देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे और ये खीर बन गई। आपने दूध डाला था क्या इसमें? लाकर बता तो देती। मैं भला कहाँ से दूध लेकर आती? तो ये खीर कैसे बन गई? अच्छा है, बन गई। चलो अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। ममता पिंकी दोनों मिलकर खीर खाते हैं और कल के बारे में सोचते हैं। और पिंकी कुछ भी सोचकर उस जादुई गोबर के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती तो वो सामान बनकर तैयार मिलता। वो ये देखकर बहुत खुश होती और समझ जाती है कि ये गोबर का चूल्हा जादुई है। वो ममता से कहती है, अरे ये तो जादुई चूल्हा है, इससे तो कुछ भी बनाओ वो पल भर में बिना मेहनत के तैयार हो जाता है। हाँ माँ, मैं जो भी सोचकर इस पर कढ़ाई रखती हूँ ये चूल्हा बनाकर तैयार कर देता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक चूल्हे पर से बर्तन उतार न दूँ। अब हमें इस खाने को औरों को भी खिलाना चाहिए। जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो इस जादुई चूल्हे के खाने को खाकर अपना पेट भर सके, इससे सबकी मदद भी हो जाएगी। ममता और पिंकी उस जादुई गोबर के चूल्हे की मदद से सभी को खाना बांटती है। वही किशन पाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कल तक इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये दोनों खाना बांट रही है। वो चुपके से ममता के घर में देखता है तो ये जादुई गोबर का चूल्हा है जिससे सभी पकवान तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अमीर भी हो गए। मुझे आज रात को उसे चुराना होगा। इसे मैं शहर ले जाऊंगा और अपना होटल खोलूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हर जगह मेरी ही चर्चा होगा। ममता और पिंकी दोनों सोए हुए होते हैं और किशन पाल रात को आकर जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले जाता है। सुबह होने पर ममता भागी भागी पिंकी के पास आती है। पिंकी, कुछ लोगों ने बताया है कि किशन पाल हमारी जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले गया है। वो शहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अब हम क्या करें? माँ, उसको वो गोबर का चूल्हा ले जाने दो, क्योंकि वो गोबर का चूल्हा जादुई नहीं बल्कि आम गोबर का चूल्हा था। मैंने राधा के कहने पर ऐसा ही चूल्हा बनाया था। वो सूखने के लिए मैंने वहाँ रख दिया था और जादुई चूल्हे को मैं अपने पास ले आई थी। किशन पाल उस नकली गोबर के चूल्हे को लेकर चला गया है यहाँ से। तो क्या हमारा जादुई गोबर का चूल्हा हमारे पास ही है? हाँ माँ, ये देखो, मैं इसे अपने पास ले आई थी और इसी तरह का चूल्हा बनाना था तो देखकर बना रही थी और नए चूल्हे को मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। पिंकी के पास जादुई चूल्हा रह जाता है और किशन पाल उस नकली चूल्हे को पाकर बहुत खुश होता है और शहर में जाकर एक होटल खोल लेता है जहाँ पर वो बड़े बड़े खाने के लिए ऑर्डर को ले आता है। इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं बिना मेहनत के। मैं इन सारे ऑर्डर को पूरा कर देता हूँ, फिर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पिंकी को तो इस जादुई चूल्हे का उपयोग करना भी नहीं आता था। वो तो समाज सेवा में ही लगी हुई थी। किशन पाल जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो गोबर का पूरा चूल्हा और उस पर रखा खाना जल जाता है। किशन पाल ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है। वो अपने किए पर बड़ा पछताता है। वहीं दूसरी ओर पिंकी और ममता सबकी मदद करती हुई मशहूर हो जाती है। नमन नाम का एक आदमी था। उसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं था।
ना ही उसके पास परिवार में कोई था। अकेले ही गांव में घूम घूम कर खाना मांगा करता था और जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाया करता था। दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई है, मगर मेरे ही पास कोई नहीं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। एक दिन नमन मंदिर के पास बैठा था और सभी से खाना मांग रहा था। तभी गीता नाम की लड़की मंदिर में दर्शन करने आती है। नमन उससे भी खाना मांगता है। जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। अभी तो कुछ भी नहीं है मेरे पास, बस यही प्रसाद बचा है, यही दे देती हूँ। गीता नमन को प्रसाद दे देती है और उसे पूछती है, आप कहाँ रहते हैं और आपके परिवार वाले कहाँ हैं? जी, मेरे पास कोई नहीं है, मैं अकेला ही रहता हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर। मेरा घर यही पास में ही है। कल मेरा जन्मदिन है, क्या आप मेरे घर आएंगे? हाँ हाँ, जरूर। अगर खाना मिलने वाला है तो मैं जरूर आऊँगा। क्यों नहीं, खाना जरूर मिलेगा, आप आ जाइएगा। नमन अगले दिन फटे पुराने कपड़े पहनकर गीता के घर आता है। गीता का घर बहुत ही आलीशान दिख रहा था। नमन डरता डरता गीता के घर के अंदर जाता है। सभी उसको बाहर ही रोकने लगते हैं। गीता उसे देख लेती है। अरे, इसे आने दो अंदर, मैं इसे जानती हूँ। नमन अंदर आता है। मैंने तो कभी ऐसा कुछ भी नहीं देखा है। कितना खूबसूरत है ये सब। बताओ, तुम क्या खाओगे? यहाँ बहुत कुछ खाने के लिए है। आओ, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। गीता के पिता गीता को नमन के साथ देख लेते हैं। अब ये गीता किस गरीब भिखारी को उठा कर ले आई है, अभी पूछता हूँ। गीता के पिता गीता के पास आते हैं। अरे गीता, ये कौन है? अब तू किसे लेकर आ गई है मेरे घर में? पिताजी, इसका नाम नमन है, मैंने इसे खाने पर बुलाया है। तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, किसी को भी घर पर लेकर मत आया करो। देखो तो जरा इसे। अरे पिताजी, ये अच्छा है, माना कि थोड़ा गरीब है तो क्या हो गया? अभी के अभी इसे यहाँ से जाने के लिए कह दो। गीता के पिता नमन को घर से बाहर करवा देते हैं। नमन उदास होकर वापस मंदिर के पास आकर बैठ जाता है। अगले दिन भी गीता की मुलाकात नमन से होती है। वो उस मंदिर के बाहर ही बैठा दिखता है। नमन, मुझे माफ कर दो, कल पिताजी की वजह से मैं तुम्हें रोक नहीं पाई। गीता नमन से बात करने आ रही थी, तभी नमन वहाँ से उठकर चला जाता है। गीता वापस उसके पास जाती है। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। आपके पिता बिल्कुल सही कह रहे थे। मेरा और आपका कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपके साथ खड़े होने लायक भी नहीं हूँ। आप चले जाइए यहाँ से। मुझसे कभी बात मत कीजिएगा और मैं भी आपको कभी तंग नहीं करूँगा। नहीं नमन, ऐसी बात नहीं है। मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मेरे पिताजी की सोच है, मेरी नहीं। मुझे तुम अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बात करूँगी। इसी तरह गीता और नमन के बीच में बात होने लगती है। कई महीने गुजर जाते हैं और फिर एक दिन गीता नमन से कहती है, नमन, तुम्हें पता है मेरे पिताजी मेरी शादी करवाने वाले हैं। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। नहीं, ये खुशी की बात नहीं है, क्योंकि मैं उस लड़की से शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरे पिताजी जबरदस्ती मुझसे उससे शादी करवा रहे हैं। मगर मैं इसमें कैसी मदद कर सकता हूँ? तुम ही तो सब कुछ कर सकते हो। तुम मुझसे शादी कर लो, मुझे तुम पसंद हो। उससे मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता। मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है और एक घर भी नहीं है। मैं आपको कहाँ रखूँगा? क्या हुआ, तुम्हारे पास कुछ नहीं तो मेरे पास तो सब कुछ है ना। चलो चलकर शादी कर लेते हैं, फिर हम अपने घर चलेंगे। गीता नमन से जबरदस्ती शादी कर लेती है और नमन के साथ अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचते ही उसके पिता जब उसे नमन के साथ देखते हैं तो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। निकल जाओ दोनों यहाँ से। तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। सारे रिश्ते नाते आज से खत्म। गीता के पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। रोते रोते गीता नमन के साथ घर से बाहर आ जाती है। नमन, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? मैं कुछ करता हूँ। नमन जंगल से लकड़ियाँ काटता है और धीरे धीरे उन लकड़ियों को इकट्ठा करके एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है। चलो, हम इसमें ही रहते हैं। गीता और नमन उस झोपड़ी में रहने लगते हैं। नमन कई जगहों पर काम ढूंढने जाता है, मगर उसे कोई काम नहीं मिल पाता है।
वो गीता को एक वक्त का पेट भर भोजन भी नहीं करवा पा रहा था। इस वजह से वो बहुत दुखी था। जंगल से फल तोड़कर लाता था और वही फल दोनों मिलकर खाते थे। एक दिन जंगल से फल तोड़कर लाते वक्त उसे एक बूढ़ा आदमी घायल अवस्था में दिखाई पड़ता है। नमन उसे उठाकर अपनी झोपड़ी के अंदर लेकर आता है। नमन और गीता दोनों मिलकर उस बूढ़े आदमी की सेवा करते हैं। कुछ दिनों में वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। अच्छा, तो तुम लोगों ने ही मेरी देखभाल की है और मेरी जान बचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। गीता और नमन उस बूढ़े आदमी से आशीर्वाद लेने जाते हैं। दोनों के सर पर हाथ रखते ही उसे उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। बच्चे, आज से तुम लोगों के पास सब कुछ होगा। तुम लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। उस बूढ़े आदमी के जाते ही नमन और गीता की झोपड़ी जादुई झोपड़ी में बदल जाती है। झोपड़ी बिल्कुल सुंदर बन जाती है। अरे गीता, ये अचानक हमारी झोपड़ी को क्या हुआ? मुझे तो लगता है ये सब उस बूढ़े आदमी का कमाल है। मैं सोच रहा था कुछ खाने के लिए आ जाता तो कितना अच्छा होता, नहीं? इतना कहते ही उनके पास स्वादिष्ट भोजन आ जाता है और दोनों मिलकर पेट भर भोजन करते हैं। अब वो जो भी मांगते थे वो उस झोपड़ी से उनको मिल जाता था। वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तभी एक दिन गीता को पता चलता है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये सुनकर गीता दौड़ती हुई पिताजी के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि कोई भी दवा उन पर काम नहीं कर रही है। गीता जादुई झोपड़ी में जाती है और कहती है, मेरे पिताजी ठीक हो जाए, ऐसी दवा मिल जाए। इतना कहते ही एक दवा आ जाती है। गीता उस दवा को लेकर पिताजी के पास जाती है और वो दवा पिताजी को पिला देती है। दवा पीते ही उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उठकर उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद उसके पिता नमन और गीता को माफ कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।